हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए जो हमारी क्लास है वो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की क्लास। और आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं आंसर इन वन वर्ड या सेंटेंस। आंसर इन वन वर्ड या सेंटेंस क्या होता है? ऐसे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं जिनका हमें आंसर देना होता है एक वर्ड में या सेंटेंस में। चलिए जल्दी से जुड़ जाइए आप और जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। चलिए, तो आज फर्स्ट क्लास है आंसर इन वन वर्ड या सेंटेंस की। तो आपको ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं एग्जाम में जिनका आंसर हमें एक शब्द में या एक सेंटेंस में देना होता है, ठीक है। इससे पहले की क्लास में हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिलअप जिसे फिल इन द ब्लैंक्स बोलते हैं, और ट्रू और फॉल्स, ये तीनों क्लास अपलोड कर दी है हमने चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर पे। तो वहां से आप जाके क्लास 12 कॉमर्स के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनी है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नाम से, तो वहां मिल जाएंगे आपको ये सभी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आंसर इन वन वर्ड या सेंटेंस। चलिए फर्स्ट इसको यहां ले लेते हैं। देखिए वन वर्ड या सेंटेंस में कैसे आंसर देना होता है हमें। जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ एसेट्स इज गुडविल। अब गुडविल किस तरह की एसेट है? तो हमें जनरली पता है कि गुडविल जो है वो एक फिक्स्ड एसेट्स है, लेकिन इसके साथ साथ इंटेंजिबल एसेट्स भी है। फिक्स्ड के साथ इंटेंजिबल क्यों है? क्योंकि गुडविल एक ऐसी एसेट्स है जिसको ना तो हम देख सकते हैं और ना छू सकते हैं, ना टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं। सिंपल सी बात है। तो ये एक इंटेंजिबल एसेट्स है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा आपका कि व्हाट टाइप ऑफ एसेट्स इज गुडविल। गुडविल किस तरह की एसेट है, किस तरह की एसेट्स है? तो गुडविल फिक्स्ड एंड इंटेंजिबल एसेट्स है, ठीक है। ऐसा आंसर आपको देना है। आंसर मैंने येलो में दिए हुए हैं। तो गुडविल जो है वो फिक्स्ड, यहाँ पर फिक्सेस गलत आ गया है तो इसकी जगह फिक्स्ड करना है। फिक्स्ड, फिक्स्ड एंड इंटेंजिबल, ठीक है ना। अलग से भी लिख देता हूं मैं, फिक्स्ड, ठीक है ना। फिक्स्ड एंड इंटेंजिबल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सेकंड, द persons who have entered into partnership with one another are collectively called। ऐसे लोग जो पार्टनर साझेदारों के साथ मिलकर बिजनेस स्टार्ट करने, बिजनेस के लिए जुड़े हुए हैं। द पर्सन, ऐसे लोग जो पार्टनरशिप में इंटर हुए हैं दूसरे लोगों के साथ में, उनको क्या कहते हैं? पार्टनर्स। उनका आंसर क्या कहलाएगा हमारा? पार्टनर्स। ऐसे लोग जो बिजनेस के लिए पार्टनरशिप में एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, तो वो जुड़े हुए जो लोग हैं मतलब मिले हैं आपस में बिजनेस करने के लिए, वो क्या कहलाते हैं? पार्टनर्स, साझेदार, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप बिजनेस। अब पार्टनरशिप बिजनेस में मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं? तो पहले, इससे पहले जब इंडियन कंपनी एक्ट का अमेंडमेंट नहीं था, उससे पहले थे नॉर्मल बिजनेस में 10 और बैंकिंग बिजनेस में 20। इसके बाद जो अमेंडमेंट आया था 2013 में, उसके अकॉर्डिंग थे 50। और अब जो आज का अब जो अमेंडमेंट आया है वो है कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग। पार्टनरशिप एक्ट में इसकी कोई लिमिट नहीं है। पार्टनरशिप जो एक्ट है 1932, उसमें पार्टनर्स की मैक्सिमम लिमिट के बारे में कोई बात नहीं हुई। हाँ, लेकिन कंपनीज एक्ट में जरूर उसकी बात हुई है। उसमें जो अमेंडमेंट है वो है 100। तो जो मैक्सिमम नंबर है पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स के, वो है कितने? 100, ठीक है। कहीं कहीं 50 दे रखे हैं, कहीं कहीं 100 दे रखे हैं, तो हम आंसर 100 पे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द कैपिटल विड्रॉन बाय द पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज इज टर्म्ड बाय विच नेम। जो पार्टनर पर्सनल यूज के लिए कैपिटल निकाल लेते हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए जो कैपिटल निकाल लेते हैं, क्या कहलाती है? ड्राइंग। तो आंसर क्या कहलाएगा हमारा? ड्राइंग, ठीक है ना। नेक्स्ट, फिफ्थ, व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? आंसर, प्रॉफिट बाय एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न। अब प्रॉफिट बाय एज्यूम रेट का रिटर्न मतलब होता है जैसे हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस की जो सिमिलरली जो और बिजनेस हो रहा है, तो ये देखा जाता है कि जो साथ में इक्वल जो बिजनेस हो रहा है उनका नॉर्मल प्रॉफिट क्या है। तो नॉर्मल प्रॉफिट जनरली 5%, 10%, 8% जो भी रहता है, तो वो एक एज्यूम कर लिया जाता है कि हमारा जो बिजनेस है उस तरह के नॉर्मल प्रॉफिट की जो रेट है वो 10% है, 8% है, 5% है। एज्यूम किया जाता है नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट बाय एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न, मतलब जो रिटर्न, जो रेट ऑफ रिटर्न है, रिटर्न के जो रेट है वो एज्यूम कर लिया जाता है प्रॉफिट का कि इतना परसेंट हमें प्रॉफिट नॉर्मली इस बिजनेस में होता है, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट इज द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल के वैल्यूएशन का क्या बेस है? तो देखिए गुडविल का जो वैल्यूएशन किया जाता है हम तीन मेथड से करते हैं, हमने पढ़ा है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में।
एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड, ठीक है ना, कैपिटलाइजेशन मेथड। इन तीनों मेथड में हम जो गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं वो प्रॉफिट को बेस लेते हैं, लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम तो बिजनेस की कैपेसिटी, बिजनेस की कैपेसिटी कैसे जो एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा है, तो जो प्रॉफिटेबिलिटी बेस जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी होता है, प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस का। तो व्हाट इज द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो प्रॉफिटेबिलिटी कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस का प्रॉफिट की क्या कैपेसिटी है उससे वैल्यूएशन किया जाता है गुडविल का, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए आंसर को, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 7 से। चलिए, why is sacrificing ratio calculated, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्यों कैलकुलेशन किया जाता है? देखिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल एमंग ओल्ड पार्टनर्स। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आता है, उसके आने से जो पुराने पार्टनर्स हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कमी आ जाती है, ठीक। तो जो वो गुडविल लेकर आता है नया पार्टनर, उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बांटा जाता है, किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो उस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। क्या आंसर? वाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्यों सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है? तो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल एमंग ओल्ड पार्टनर, पुराने पार्टनर्स में गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक। नेक्स्ट 8, write the name of accounts which is prepared for increase and decrease in of a cost and liabilities, cost of assets, assets और cost, या यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मिस है, यहाँ पर assets होगा, assets की cost मतलब cost assets and liabilities, ये एक वर्ड रह गया। तो राइट द नेम मतलब हमें उस अकाउंट का नाम बताना है जो एसेट्स और लाइबिलिटीज के डिक्रीज इंक्रीज के लिए बनाया जाता है। सिंपल है, हमने बहुत बार पढ़ रखा है, रिवोल्यूशन अकाउंट बनता है, रिवोल्यूशन अकाउंट में ही एसेट्स और लाइबिलिटी का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, डिक्रीज और इंक्रीज कहाँ लिखा जाता है? रिवोल्यूशन अकाउंट में। तो आंसर है हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक। नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 इज रिलेटेड टू, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 20 है वो किससे रिलेटेड है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से, ठीक है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 किससे रिलेटेड है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। नेक्स्ट, in which form does the new partner brings in cash to have a share in the profit, किस जो नया पार्टनर आता है और वो जो कैश में लेकर आता है वो किस फॉर्म में लेकर आता है? अपने प्रॉफिट के शेयर के लिए। तो सिंपल सी बात है, दो चीजें लेकर आता है नया पार्टनर, एक तो कैपिटल और दूसरा गुडविल। तो जो गुडविल लेकर आता है उस गुडविल को क्या करते हैं ओल्ड पार्टनर्स अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो किस फॉर्म में, वो ये बोल रहा है कि इन विच फॉर्म, किस फॉर्म में जो नया पार्टनर है वो कैश लेकर आता है अपने प्रॉफिट के शेयर के लिए, तो वो लाता है गुडविल, ठीक है ना। किस फॉर्म में लेकर आ रहा है? वो गुडविल लेकर आएगा जिससे कि वो गुडविल बाकी के पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट की जा सके, ठीक। नेक्स्ट 11, द डिफरेंसेस बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू रेशियो इज, डिफरेंस ओल्ड और न्यू रेशियो का जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो द डिफरेंसेस बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू रेशियो इज, द ओल्ड और न्यू रेशियो के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। इसका आंसर नोट कर लीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं 12, in case of retirement of a partner, why is it necessary to calculate new profit sharing ratio? किसी भी पार्टनर के रिटायरमेंट के टाइम, रिटायरमेंट टाइम ये जरूरी क्यों है कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाए? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेशन की क्या जरूरत है नया किसी पार्टनर के रिटायरमेंट पे? देखिए सिंपल सी बात है कि जब कोई पार्टनर फर्म से जाता है तो वो अपना शेयर अदर पार्टनर्स, जो रिमेनिंग पार्टनर्स बचते हैं, उनको देकर जाता है, ठीक। अब हम जो अपना शेयर रिटायरिंग पार्टनर अदर पार्टनर को देकर जा रहा है तो उसके बेस पर हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसलिए निकालते हैं जिससे कि गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट किया जा सके। क्यों?
क्योंकि जो रिटायरिंग पार्टनर है, जो रिटायर हो रहा है पार्टनर, जब वो फर्म से जाता है तो वो गुडविल लेकर जाता है, अपनी शेयर की गुडविल, जो उसका शेयर है गुडविल में, वो लेकर जाएगा। वो गुडविल कौन देगा? रिमेनिंग पार्टनर्स देंगे। किस रेशियो में देंगे? तो जब भी कोई पार्टनर फर्म से जाता है और वो जो गुडविल उसको दी जाती है वो अदर पार्टनर मतलब रिमेनिंग पार्टनर अपने गेनिंग रेशियो में देते हैं, क्योंकि उसके जाने से उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ जाता है, जिससे कि उन्हें गेन होता है। अब गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? जब तक हमारे पास नया रेशियो नहीं होगा तब तक हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट नहीं कर सकते। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब हम पे ओल्ड रेशियो तो होगा क्वेश्चन में, न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा किस चीज के लिए? गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए। आंसर क्या है हमारा? कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, व्हाई इज इट नेसेसरी टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? तो किसी भी पार्टनर के रिटायरमेंट के टाइम में क्यों जरूरी होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना? तो गेनिंग रेशियो के कैलकुलेशन के लिए हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना होता है। और गेनिंग रेशियो की जरूरत क्यों है? मैंने अभी आपको बताया कि जब भी कोई पार्टनर जाएगा तो उसको उसके शेयर की गुडविल दी जाएगी, और वो गुडविल देंगे रिमेनिंग पार्टनर, और वो किस रेशियो में देंगे? गेनिंग रेशियो में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13. To whom the amount is paid on death of a partner. किसी पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है तो उसको जो अमाउंट दिया जाएगा, देना था, वो किसको दिया जाएगा? कोई पार्टनर है, उसकी डेथ हो गई। रिटायरिंग पार्टनर में तो ये होता है कि अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसको उसका जो भी कैपिटल है, गुडविल है, जो भी प्रॉफिट में शेयर है, सारी चीजें उसको दे दी जाती। लेकिन अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो वो पूरा का पूरा उसका जो शेयर होगा वो उसके लीगल एग्जीक्यूटर, या जिसे हम बोलेंगे लीगल हायर, हिंदी में अगर बात करें तो कानूनी उत्तराधिकारी, जो उसने अपना नॉमिनी बनाया होगा, लीगल हायर जिसे बोलेंगे या एग्जीक्यूटर बोलेंगे, उसको पैसा दिया जाएगा। तो आंसर रहेगा लीगल हायर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, जो जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका लीगल एग्जीक्यूटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 14. In case of retirement of a partner, reserve and undistributed profit and loss is distributed among which partners? रिटायरमेंट, पार्टनर के रिटायरमेंट के टाइम में रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे वो किस में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे? पार्टनर के रिटायरमेंट पर। कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसके रिटायरमेंट के टाइम में जो भी जनरल रिजर्व होगा, जो भी सरप्लस होगा, जो भी डेबिट बैलेंस होगा, P&L का मतलब लॉस होगा, ये सब किसको डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे? ये सभी पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को, जितने भी ओल्ड पार्टनर्स होंगे उन सभी को ये चीजें डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। ठीक है, आंसर रहेगा हमारा ओल्ड पार्टनर्स। नेक्स्ट, which account is opened when payment is given to a partner by annuity method? कौन सा अकाउंट ओपन किया जाएगा अगर किसी पार्टनर को पेमेंट एन्युटी मेथड से किया जा रहा है? एन्युटी मेथड का मतलब होता है कि जैसे कोई पार्टनर रिटायर हुआ तो रिटायरमेंट के टाइम में ये रिटायर हुआ तो उसको जो पैसा दिया जाएगा वो इंस्टॉलमेंट में दिया जा रहा है। हर साल इंस्टॉलमेंट बनाई गई है, इंस्टॉलमेंट में दिया जा रहा है, उसके लिए हम बनाते हैं एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। हिंदी में बोले तो वार्षिकी उचंत खाता, जरूर होती है हिंदी की। तो एन्युटी सस्पेंस अकाउंट, ठीक है ना, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट ओपन किया जाता है किसके लिए? पेमेंट करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 16. Which one reason for retirement of a partner, or when does a partner retire from the firm? एक रीजन हमें बताना है कि पार्टनर के रिटायरमेंट का, कोई एक रीजन, या कब फर्म से कोई पार्टनर रिटायर होता है। तो जनरली रिटायरमेंट की जो बात होती है वो लंबी बीमारी या ओल्ड एज या कई सारे रीजन होते हैं। तो इसमें जो रीजन दिया है वो ड्यू टू इल हेल्थ या ड्यू टू ओल्ड एज। सिंपल सी बात है, या तो ज्यादा एज हो गई हो तो कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है, या उसको कोई ऐसी गंभीर बीमारी हो गई हो जिससे वो आगे बिजनेस नहीं कर सकता। तो राइट, एक रीजन ये है रिटायरमेंट का, इल हेल्थ या ओल्ड एज। ठीक है, चलिए इसका आंसर नोट कर लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में 20 क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ 20 क्वेश्चन है आज की क्लास में, 1 से लेके 20 तक के। इनको आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। मैंने बार बार बोला है 3 या 4 बार वीडियो आप अच्छे से देख लेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ
कि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएं। क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आंसर जल्दी से क्लिक हो जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट 17, इज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नेसेसरी ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? क्या पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन से ये ज़रूरी है कि फर्म का डिसोल्यूशन हो जाए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन ऑटोमेटिक हो जाता है, लेकिन पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि फर्म का डिसोल्यूशन हो, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो ये फर्म का डिसोल्यूशन ज़रूरी नहीं है, तो आंसर क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज नॉट नेसेसरी ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन पर, अगर पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि फर्म का डिसोल्यूशन हो, क्योंकि पार्टनरशिप डिसोल्व हुई तो उसमें कोई नए पार्टनर जुड़ गए या उन्होंने रिकॉन्स्टिट्यूशन करके दोबारा से नए रूल्स बना लिए और कुछ नए पार्टनर्स को ऐड कर लिया, तो फर्म का डिसोल्यूशन नहीं होगा, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो फिर पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन तो कंपलसरी रहेगा ही। ठीक है, चलिए, तो आंसर क्या कहलाएगा हमारा? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज नॉट नेसेसरी ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब फर्म का डिसोल्यूशन जरूरी नहीं है अगर पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है तो। ठीक, नेक्स्ट, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ड्यू टू इफेक्ट ऑन टाइम इज कॉल्ड। इसका आंसर वाइट में आ गया है, थोड़ा सा पीपीटी में कुछ मिस्टेक हुई है, तो आंसर इसका ब्रैकेट में रहेगा, आप ब्रैकेट में देख लेना। ये बोल रहे हैं वो कि जो फर्म का डिसोल्यूशन होता है टाइम की वजह से, मतलब जो, तो वो क्या कहलाता है? फर्म का डिसोल्यूशन ड्यू टू इफेक्ट ऑन ऑफ टाइम इज कॉल्ड। मतलब किसी टाइम पर टाइम की वजह से फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो क्या उसका क्या इफेक्ट होता है क्या? तो डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, कोई ऐसा विशेष कारण हो जाता है जिससे पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है। तो डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, कोई ऐसा कृत्य, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है कि जिससे फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 19, at which value the assets of a dissolved firm are transferred to realization account? जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो जो एसेट्स होती हैं वो किस वैल्यू पर ट्रांसफर की जाती हैं रियलाइजेशन अकाउंट में? सिंपल सी बात है, बुक वैल्यू पर। जो हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में जो भी एसेट्स या लायबिलिटीज ट्रांसफर की जाती हैं वो बुक वैल्यू पर ट्रांसफर की जाती हैं, तो आंसर रहेगा हमारा बुक वैल्यू। ठीक, नेक्स्ट, when all the partners or all the partners except one is declared insolvent है, ये इंसॉल्व नहीं है, इंसॉल्वेंट। ठीक है, तो इंसॉल्वेंट मैंने कर दिया। ठीक है, तो वो ये बोल रहा है कि when all the partners या all the partners except one is declared insolvent, which type of dissolution it is? अगर सभी पार्टनर, या तो सभी पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाएं या उनमें से कोई एक पार्टनर, मतलब उनमें से एक को छोड़कर सभी पार्टनर, या तो पूरी फर्म में जितने भी पार्टनर हैं वो सभी इंसॉल्वेंट हो जाएं, मतलब दिवालिये हो जाएं, या एक को छोड़कर सभी इंसॉल्वेंट हो जाएं, तो फिर कौन सा डिसोल्यूशन कहलाएगा? कंपलसरी डिसोल्यूशन, क्योंकि अब एक जो है वो अकेला पार्टनरशिप नहीं कर सकता, तो ये कंपलसरी डिसोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, चलिए इसके आंसर नोट कर लीजिए आप। तो हम पढ़ रहे थे आंसर इन वन वर्ड या सेंटेंस, जिसके ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसके हमें आंसर एक वर्ड में देना होता है या सेंटेंस देना होता है। आज की क्लास 1 से लेकर 20 तक थी। नेक्स्ट क्लास में फिर से मैं मिलता हूँ कुछ नए टॉपिक लेके इससे आगे की क्लास में, तब तक आप जुड़े रहिए और प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। आप अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर करिए। सभी क्लासेस अपलोड हैं, क्लास 11th कॉमर्स के लिए भी सभी क्लास अपलोड की जा चुकी हैं ऑनलाइन, और क्लास 12th के लिए भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक, पढ़ते रहिए आप और जुड़े रहिए हमसे। थैंक यू एंड गुड बाय।